गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो आपने थंबनेल है वो देख ही लिया होगा और आज का टॉपिक भी आपने समझ लिया होगा कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम शुरुआत करने वाले एक नई सीरीज की जो आपके आने वाले जो लास्ट आपके 20 डेज रह गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो बोर्ड के एग्जाम में आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टॉपिक आपका फिजिक्स। फिजिक्स आपके बोर्ड के एग्जाम में 25 नंबर की ओवरऑल पूरी 25 नंबर की आती है। तो हमने फिजिक्स की एक सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें आपको 5 या 7 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और 5-7 लेक्चर्स में आपकी पूरी फिजिक्स इतनी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी कि आज सिंगल नंबर भी आपसे नहीं छूटेगा। बोर्ड के अंदर 25 नंबर में से 25 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक शेड्यूल में मैं आपसे बात कहूं तो 7 जो लेक्चर्स होंगे तो एवरेज अगर मैं बताऊं तो 8 या 9 घंटे का पूरा शेड्यूल तैयार होगा। 9-10 घंटे समझ सकते हो। ओवरऑल 10 घंटे में आपकी पूरी फिजिक्स को इस तरीके से हम पढ़ लेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में समझते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैं प्रकाश के परावर्तन की आपके लिए डेफिनेशन लिखूं उसके बाद आपको उसको समझाऊं। डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन के लिए आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहां पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को और उसकी जो इसके रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी है उसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ धीरे धीरे समझाता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ तक कि अभी तक बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी ने ऐसा समझ के चलो कि लगभग 90% बच्चों का सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो चुका होता है अब तक, क्योंकि ओवरऑल लास्ट जनवरी चल रहा है तो लगभग फरवरी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अब तक का जो टाइम शेड्यूल में अगर सेट करूं तो अब तक सभी बच्चों का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। जरूरत होती है उनको रिवीजन की, लेकिन ये जो लेक्चर्स है या फिर ये जो सीरीज है उन बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनका अभी फिजिक्स का कोई भी चैप्टर या सिंगल चैप्टर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी सहायता से आप अच्छे मार्क्स का स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से, ऐसा समझ सकते हो कि ये एक पृष्ठ है, ये इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, एक जो पृष्ठ समझ सकते हो या फिर मिरर में यहाँ पे यूज कर रहा हूं। पर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई है। उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई है। उस घटना को हमको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आप चाहो तो एज ए डेफिनेशन इसको नोट कर सकते हो। कॉपी पेन सभी लोग लेकर के बैठेंगे, कोई भी स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट इस तरीके की गलती नहीं करेगा कि कॉपी पेन नहीं लेकर बैठता है और सीधी वीडियो को देखने बैठ जाता है। सिर्फ आपको कॉपी लेनी है और रफ कॉपी लेनी है, पेन लेना है। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हुआ चलो उस हिसाब से आपको फिगर बनाना है। डेफिनेशन लिखूंगा तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, इसमें कम टाइम का बहुत ही ज्यादा लॉस होता है। इस तरीके की मैं डेफिनेशन लिखूं फिर आपको सॉल्यूशन दूं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको समझनी है और डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है। आप अगर अच्छे से समझते हो तो आप हैंडरिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपकी हैंडरिटन नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी सब काम मैं खुद करके दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूं आपको नोट्स के साथ में पढ़ लेनी है या फिर आप यहां से समझ सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है,
उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन में एक फिगर है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा फिगर है वो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है गाइस, मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, उस पर प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस फिगर को अगर आपने ठीक से समझ लिया गाइस, अगर इस फिगर को आपने ठीक से समझ लिया तो परावर्तन ओवरऑल आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी जो किरण परावर्तन के पश्चात गई है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं अविलंब, जो हमने बीच सेंटर में इस तरीके से डॉट 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 करके नहीं ड्रॉ किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? अविलंब। ठीक है, अब देखिए अविलंब क्या क्या है। अविलंब की जो आपतित किरण है एक एंगल बना रही है इधर और एक एंगल बना रही है इधर, तो इसको बोल देते हैं हम आई और इसको बोल देते हैं आर। अब आप कहोगे कि सर आई और आर क्या चीज है, तो मैं बताता हूं। आई है आपका आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण मींस जो अभिलंब के साथ जो किरण का कोण बन रहा है, आप अगर आपतित किरण का कोण बन रहा है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण का कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण। तो हम बोलेंगे आर को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है गाइस, ये फिगर आपको दिमाग में फीड कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से। इस फिगर को आप अगर अच्छे से समझते हो तो आपका जो परावर्तन का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए परावर्तन को जब पढ़ लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है, उसके बाद आपके लिए दो नियम निकल कर आते हैं परावर्तन के। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के नियम, गाइस परावर्तन के नियम होते हैं दो। फर्स्ट लोग देखिए इसी से समझेंगे, परावर्तन के नियमों को कोई रटना वटना कुछ भी नहीं है, इसी से समझेंगे। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, यानी आई बराबर होता है आर के। पहला नियम खत्म। बहुत ही सिंपल वे में परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। सेकंड सेकंड गाइस, सेकंड लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तित किरण, देखिए सीक्वेंस मैंने नहीं रखा कि आप पहले को इधर लिखो दूसरे को इधर लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको पहले याद है आप उसको लिख सकते हो। परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। गाइस दूसरा नियम भी खत्म हो गया, प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। परावर्तन के नियम जो दो थे वो भी एकदम सिंपल वे में हमने इस फिगर से आसानी से समझ लिए। और ये फिगर आपको याद होता है तो आप परावर्तन के बारे में जितना भी पूछा जाए, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन में आपतित किरण क्या होती है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अभिलंब आपतन कोण क्या होता है, अब परावर्तन कोण क्या होता है, ऑल दीज डेफिनेशंस आप इस फिगर से दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए गाइस, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण के बारे में। परावर्तन की बात खत्म करने के बाद अपना टॉपिक आता है दर्पण। क्या आता है? दर्पण। देखिए आपको एक चीज में क्लियर करके चलो अभी से
कि देखिए इसमें जो इन क्लासेस में जितने भी हम क्लास होने वाली है फिजिक्स की सीरीज के अंदर, इन क्लासेस के अंदर मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उधर उधर का कंटेंट बिल्कुल भी इकट्ठा करने वाले नहीं है, क्योंकि जितना हमारे पास समय बचा हुआ है उसको देखते हुए हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उससे ज्यादा हमको कोई भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें लूं, जैसे कि इसमें एक और टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब ये कोई पूछने वाला टॉपिक नहीं है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। किरण अगर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब। ये एक कॉन्सेप्चुअली चीज नहीं है जो आपसे पूछी जाए। जो कॉन्सेप्चुअली चीज हमको पकड़नी है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है, वो चीजें आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि इस टाइम पे हमको उतना पढ़ना है जो हमारे लिए पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब देखिए दर्पण के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा अपने इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बाद हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, दर्पण के बारे में ही कंडीशन समझने वाले हैं। तो उससे पहले वी हैव टू लर्न अबाउट मिरर, हमको इनके बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो पहले समझते थे कि दर्पण हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? दो तरह के दर्पण होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। अब आप कहोगे सर समतल दर्पण कैसा होता है? फॉर एग्जांपल जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो आपके लिए समतल दर्पण का काम करता है। देखिए ऐसा होता है समतल दर्पण। ठीक है, ऐसा होता है आपके लिए समतल दर्पण। तो एक गोले दो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि इस तरीके का होता है, गोले के साइज का, ऐसा समझ सकते हो। गोलीय दर्पण यानी गोले के साइज का। अब गोलीय दर्पण के भी अंदर टू टाइप्स होते हैं। गोलीय दर्पण के अंदर भी दो तरीके के दर्पण का डिस्कशन मिलता है हमको, जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। वो कौन सा है? एक तो है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है और उत्तल दर्पण का भी मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये क्यों ड्रॉ किया हुआ है? इससे मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसके बारे में। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन इस फिगर के अकॉर्डिंग समझते हो तो यू हैव टू लर्न इनको समझने के लिए आपको फिर इनके बाद कोई भी आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। यू नीड, आपको कोई भी किसी भी डेफिनेशन की नीड नहीं है आपको लर्न करने की, कि आपको कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। सभी डेफिनेशंस को मैं आपको इसी के अंदर बता दूंगा कि आपको कैसे बनानी है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर कि आपको ये डेफिनेशन ऐसे याद करनी है। जो याद करने वाला कंटेंट होगा, जो रटने वाला होगा, मैं उसको आपको रटने की ही रिकमेंडेशन दूंगा, और जो आपके समझने वाले होंगे तो उनको आपको मैं समझाकर ही बताऊंगा कि आपको इसको ऐसे याद रखना है। पेपर में अगर आपके पास आता है तो आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे इसको लिख कर आना है। नॉट फॉर किताबी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है आपको, जैसे किताब की तरह रट्टू पोपट की तरह रट कर चलेगी और आपको याद करके और लिख जाए, ऐसा नहीं है। मैं जैसे आपको बताता जाऊं उसी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए चलिएगा। मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से समझते हो तो आपके भूलने के चांसेस 1% भी नहीं रहेंगे। देखिए पहले समझते हैं उत्तल दर्पण, जिसकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। उत्तल दर्पण दर्पण की शेप देखिए इस तरीके की होती है, जिसमें उभरे हुए तल पर कलई की जाती है। रेड ऑक्साइड की जो कलई होती है उस तरीके से कलई की जाती है। जो मैंने इससे डॉट डॉट जो बनाए हैं इसका मतलब है इस पर कलई की गई है। क्या की गई है? कलई की गई है। ठीक है, इसके बीच सेंटर से जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। और जो बीच सेंटर के पॉइंट जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं हम फोकस। बीच में जो ये एफ जो पॉइंट लिया हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं हम फोकस, और इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसके अंदर तीन चार टर्म ही होते हैं। एक तो होता है ध्रुव, दूसरा होता है फोकस, तीसरा होता है वक्रता केंद्र, ठीक है, चौथा होता है आपका मुख्य अक्ष। अब इसके अंदर पूछने वाली चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूछता है आपसे
कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि किसी दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस, जो आपका ये फोकस दिया हुआ है, मुख्य फोकस या फिर फोकस कह सकते हो आप, किसी दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। मतलब कि आपको डेफिनेशन अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे कि मैं आपको लिखाऊं कि एफ ये होता है। गाइस इसको आप याद कर लीजिए कि ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपने रट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा फिगर आपके दिमाग को बस फीड होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर इसको अच्छे से बैठा लीजिए कि पी क्या होता है। तो पी समझ लिया, एफ समझ लिया, सी समझ लिया। पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पी से लेकर के सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर स्मॉल एफ होती है हमारी फोकस दूरी और आपकी जो आर दी हुई है वो होती है हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गाइस आई होप आपको याद हो गई होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एफ का होता है फोकस दूरी, आर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सेम एज पैटर्न इसी में फॉलो करना है, बट इनमें थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके उभरे हुए तल में कलाई की होती है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और इसमें क्या होता है? इसके दबे हुए तल में कलाई की होती है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। बाकी का सब कुछ ओवरऑल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ध्रुव से लेके एफ तक की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से लेके सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ये होता है आपका मुख्य अक्ष, ये होता है वक्रता केंद्र। ऑल ओवर थिंग्स आर सेम इन दैट मिरर। बस इसके एक कलाई वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इधर उधर है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एफ क्या होती है? फोकस दूरी होती है। आर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। प्लीज गाइस इसको आप नोट डाउन कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे गाइस। और जिस किसी भी दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सेशन तैयार किया जा रहा है जो आपकी एग्जाम को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। अगर आप पूरे सेशंस को बहुत दिल से और ईमानदारी से देख करके अच्छे से लर्न कर लेते हो तो यकीनन आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। चलिए एक बहुत अच्छे टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। फोकस दूरी तो मैं आपको बता चुका हूँ, पर मुख्य फोकस के बारे में और एक बार और बताता हूँ। वैसे भी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिया था फोकस क्या कहते हैं, मुख्य फोकस क्या चीज होती है। चलिए गाइस, अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है कि जैसे मैंने ये लिया है अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण के बारे में है। ठीक है, अवतल दर्पण। अब आप देखिए मुख्य फोकस क्या चीज होती है। देखिए परावर्तन जो होता है उसके दर्पण के अंदर तीन नियम होते हैं परावर्तन होने की, यानी तीन नियम होते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, तीन नियम होते हैं परावर्तन की। फिलहाल हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज है। मुख्य फोकस क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर डाली जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर डाली जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण, तो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कहाँ है आपका? ये है। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। मुख्य अक्ष क्या है आपका? ये है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, ये क्या किरण है? ये जो प्रकाश की किरण है इसके समांतर आ रही है। क्या आ रही है? इसके समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, कौन से बिंदु से होकर जा रही है? एफ से होकर जा रही है। सभी किरणें देखिए परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है तो कहां से जाएंगी? एफ से जाएंगी। तो कहां से जाएंगी? एफ से जाएंगी। परावर्तन हो रहा है तो कहां से जाएंगे? एफ से। तो मुख्य फोकस क्या? जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वो आपका मुख्य फोकस कहलाता है। वेरी वेरी इजी डेफिनेशन। देखिए गाइस अब आप मेरे साथ बोलिए, आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मुख्य फोकस क्या। अगर आपको आती है कि मुख्य फोकस के बारे में लिखिए, मुख्य फोकस के बारे में आपसे अगर डेफिनेशन में पूछता है तो पहले तो आपको ये फिगर याद करना होगा कि फिगर क्या समझा रहा था। क्योंकि फिगर याद है तो आपको डेफिनेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिगर याद आ गया? ठीक है। अब क्या करना है
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वो आपका मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। तो यहाँ पर F क्या है? आपका मुख्य फोकस। तो ये एक परावर्तन का नियम भी है, आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो डेफिनेटली मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। कैसे जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कि जब प्रकाश की किरण, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, समझिएगा। मैंने एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, जहां पर C है यहाँ पर F है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष ये है आपका मुख्य अक्ष, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ये P आपका ध्रुव है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से निकल कर जाएगी? तो डेफिनेटली आपकी मुख्य फोकस से निकल कर जाएगी। कहां से निकल कर जाएगी? मुख्य फोकस से निकल करके जाएगी। तो ये तो आपका पहला नियम शो करता है। एक और नियम है, वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर से होकर जाए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर से होकर जाए, जैसे यहाँ से होकर भी जाती है प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर से, उसी माध्यम में क्या हो जाता है, इसका वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, जहां से आई वहां पर ही वापस लौट जाती है। तो ये दो नियम है आपकी, जो आपकी आगे की जो कंडीशंस बनने वाली है उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो कहां ऊपर जाएगी? मुख्य फोकस से ऊपर जाएगी। तो वक्रता केंद्र पे से आती है तो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है जहां से निकल करके आई है। तो मुख्य फोकस, आई होप आपको समझ में आया। फोकस दूरी मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गाइस, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कहा था मैं? फोकस दूरी में मैंने आपको क्या बताया था कि ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। एक हमारा फॉर्मूला बनता है F से रिगार्डिंग, वो क्या होता है कि F और R में संबंध, F और R में संबंध बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग क्वेश्चन है ये। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके बोर्ड के अंदर पूछ लिया गया है। क्या होता है? F बराबर R/2। ये एक रिलेशन है F और R के बीच में, जो आपको याद रखना है, F बराबर R/2। ठीक है, चलिए। फोकस दूरी से एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नोट है आपके लिए, आप लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो क्या नोट है? जितना भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको आपके नोट्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट है, ठीक है। नोट क्या है आपका? नोट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, अनंत होती। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जा सकती है। तो चलिए गाइस, ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर किया। अब हम चलते हैं कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन सी कंडीशन में दर्पण का, अगर हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को या अपनी इमेज को, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, अपना वस्तु जो है, हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर का बनेगा, कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये सभी जो 6-7 कंडीशंस है आपकी, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं इन कंडीशन को समझने में, आज उनका भंडा फोड़ देते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। और देखिएगा गाइस, सिर्फ मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, एक ही कंडीशन के बाद आप ये कहोगे कि सर आप बिल्कुल मत बताइए, अब तो मैं समझ गया कैसे करना है मुझे। प्लीज गाइस, देरी नहीं करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक परमानेंटली कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर लेना है, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, दिक्कत नहीं लेनी है बिल्कुल भी।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए गाइस, अब समझते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए मैंने यहाँ पर इनकी कंडीशंस को लिख दिया है। हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इस वजह से मैंने इधर उधर कमेंट करके लिखा हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मैंने 6 कंडीशंस को यहाँ पे लिख दिया। अब एक कंडीशन को यहाँ पे मैंने शो किया है, एक और कंडीशन को मैं भी बना के आपको बताऊंगा। अब आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए पेन और कॉपी को थोड़ा नीचे रख दीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि ये जो अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कंडीशन बनाने के लिए आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में आता है किरण आरेख खींचिए इस तरीके से, जैसे कि जब वस्तु अनंतता पर रखी हो तो उसकी प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। तो आपको पूरा किरण आरेख और पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी। तो वो आपको किस तरीके से देनी है, क्योंकि देखिए इसमें छह तो इसी के अंदर है, पर उत्तल दर्पण के अंदर भी आएंगे एक आध। बेसिकली उत्तल दर्पण के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछता भी है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। एक मिनट गाइस, ठीक है, हाँ, पूछता भी है तो आप किस तरीके से इसको लिखोगे, समझकर किस तरीके से करोगे, क्योंकि 6 अगर कंडीशंस की पूरी थ्योरी को आप समझते हो, पूरे चित्र को आप रटते हो, अगर रटने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आप इस तरीके से आप इसको नहीं समझ पाओगे और ना ही इसको याद कर पाओगे, क्योंकि 6 कंडीशंस की थ्योरी उसके बाद इनके फिगर्स समेत आपको याद करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। बहुत से हैं रट्टू पोपट जो याद कर भी लेते हैं, पर लेकिन मैं आपको जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप अगर अच्छी तरीके से समझ लो तो आपको रटने या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए गाइस, क्या लिखा हुआ है इधर, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति एवं आकार, यानी कि चित्र हमारा कितना बड़ा आएगा, छोटा आएगा, उल्टा आएगा, क्या आएगा। अब देखिए कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो मैंने यहाँ पर देखिए अनंतता लिख लिया है, यहाँ पर अनंत पर एक वस्तु ले ली है ए बी, ठीक है। तो फोकस तल में जाकर किसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी कि प्रतिबिंब जो है आपका कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अब देखिए क्या है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। इसके मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से निकलती है, फोकस से। अगर यही की प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए तो कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर निकलेगी, अगर फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए ये जो किरण है, जब अनंत से किसी वस्तु पर से प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष पर जाती है तो उससे परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। फिर एक किरण आती है जो कि वक्रता केंद्र पे से होकर जाती है, और हमने पढ़ा था कि जब वक्रता केंद्र पे से कोई भी किरण आती है तो उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वो वापस लौट जाती है। तो किरण का जो मिलना है वो कहां पर है, ये इस जगह पर है, जो कि कहां पर है, इसका फोकस है। जहां किरण मिलती है वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो कहां पर जाकर मिली है किरण, इस जगह पर, जो कि फोकस है इस जगह पर। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो हमको प्रतिबिंब बनाना कहां पर है, फोकस पर। तो आपको सिर्फ एक याद रखनी है, ओनली एंड वन, ओनली एक ही आपको याद रखनी है, दिमाग में स्ट्रक्चर में रट लेनी है, समझ लेनी है अच्छी तरीके से। जैसा भी आपको उचित लगे आपको वैसा कर लेना है। अगर आपको रटना बेहतर लगता है तो आप एक को रट सकते हो, अगर आपको समझना बेहतर लगता है आप एक को समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिएगा गाइस, अब समझते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से आगे की कहानी हमारी समझने वाली है, इन पांचों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर वस्तु अनंत पर रखी थी तो फोकस तल पर हमारा प्रतिबिंब बन गया था। किरण आरेख तो जैसा है वैसा ही रहेगा हर कंडीशन के लिए, फोकस से होकर जाएगी, इससे होकर जाएगी, उससे होकर जाएगी, कुछ भी नहीं करना है। अनंत पर रखी थी वस्तु तो कहां पर प्रतिबिंब बना था, फोकस पर, ठीक है। अब मैंने कहा रखा वस्तु को, देखिए अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है, अनंत तुम्हारा यहाँ पर है, तो इसके बीच में रख देना है इसको यहाँ पर। कहां पर, यानी कि मैंने क्या किया, अब वस्तु को थोड़ा सा इधर खिसका दिया है, अनंत से थोड़ा सा आगे की ओर ले आया हूं मैं,
वक्रता केंद्र के पास में ले आया हूँ और थोड़ा सा वक्रता केंद्र से भी पीछे ही है, वक्रता केंद्र पर नहीं आई है वस्तु। तो क्या किया है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आया, मतलब आप यहाँ पर ले आया मैं अपनी वस्तु को, यहाँ पर, यहाँ पर। अभी मैं इसका फिगर बना के दिखाऊंगा आपको। देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैं वस्तु को थोड़ा सा आगे की तरफ लाया, क्योंकि अब पहले तो अनंत पर थी, अब कहां पर लाया हूं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ले आया हूं, मतलब थोड़ा सा आगे खिसका दिया है। तो मैंने जैसे ही मैं इस वस्तु को थोड़ा सा आगे करूंगा, प्रतिबिंब भी हमारा, जितना मैंने इसको आगे किया, प्रतिबिंब भी हमारा किधर होगा, जैसे मैंने वस्तु को किधर किया है, इधर की तरफ, तो प्रतिबिंब कहां है हमारा, ये है, तो ये किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। जैसे जैसे मैं वस्तु को इधर बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ही प्रतिबिंब मेरा किधर खिसकता चलेगा, इधर की तरफ आता हुआ चलेगा। मैंने क्या किया, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां गया हमारा, फोकस तथा सी के बीच में। अब देखिए ये पहले कहां थी, यहाँ पर थी, तो अब मैं वस्तु को कहां ले आया हूं, यहाँ पर। अब मैं वस्तु को ले आया यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहां से आ गया, फिगर ये नहीं है, इसकी जो किरण वगैरह है वो कुछ अलग है, पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा कि अब मैं वस्तु को कहां पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां हो जाएगा हमारा, पहले तो बिल्कुल फोकस पर बन रहा था, अब थोड़ा सा इधर डॉट 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 सरक खिसक कर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आ गया सी और एफ के बीच में। अब कहां पर आ गया, सी और एफ के बीच में। जैसे ही मैंने वस्तु को अनंत से इसके बीच में लाया, तो इधर खिसक कर आ गया। जैसे ही मैं इसको इधर की तरफ खिसका रहा हूं, वैसे ही ये प्रतिबिंब इधर की तरफ खिसकता हुआ आएगा। अब क्या करना है, सी तथा एफ तथा सी के बीच में बनेगा। सेम अगर मैं इसको सी पर रख दूं बिल्कुल प्रॉपर, अब ये बीच में नहीं रहा, अब ये यहाँ पर आ जाए। अब ये प्रतिबिंब जो वस्तु है ए और बी कहां पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। ये प्रतिबिंब भी खिसककर कहां आ जाएगा, इसके नीचे। इसके नीचे आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। सी पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब कैसा बनेगा, बिल्कुल इसके बराबर साइज का। मैं इसकी फिगर बना के शो करूं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में और आएगा। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप अनंत से वस्तु को दर्पण की तरफ लेकर जाओगे, धीरे 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 खिसकाओगे, तो प्रतिबिंब आपसे, आपका जो है दर्पण से दूर होता हुआ चलेगा। जैसे जैसे आप प्रतिबिंब वस्तु को दर्पण के पास लाओगे, प्रतिबिंब आपका दर्पण से दूर होता हुआ चला जाएगा। मैं आपको कंडीशन शो करता हूँ आगे की, देखिएगा गाइस। ये है बस दर्पण आपका, ठीक है। अब वस्तु मैंने कहा रखी थी, देखिए ये सी है, तो मैंने सी और अनंत के बीच में, यानी मैंने वस्तु को रख दिया अब यहाँ पर, ठीक है। तो एक किरण जो है हमारी कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहां से होकर निकलेगी, फोकस से। एक किरण जो है अपनी, वक्रता केंद्र को यहाँ ले लेते हैं, एक किरण जो है अपनी एक किरण जो है अपनी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, वापस लौट जाएगी। तो अब देखिए मैंने वस्तु को कहां रखा था, अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब देखिए कहां पर आ गया, सी और एफ के बीच में। अब प्रतिबिंब देखिए ए बी यहाँ पर है, अब ये उल्टा बनेगा, तो बी डैश ए डैश हो जाएगा। और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। अभी भी दूसरी वाली कंडीशन में वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो इस तरीके का फिगर रेडी हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में लिख देना है। अब आप लिखोगे कैसे, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर है कि सर मैं, हमको तो नहीं पता इसके बारे में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊं कि आपको लिखना कैसे, आपको बुक ले लेनी है और एक बार कंडीशन को पढ़ लेना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर में, सॉरी आपकी किताब में दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, लिखकर बताऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, मैं आपको सिर्फ कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखना जो है आपको इसके अंदर, वो आपको अपनी बुक में से पढ़ना है, एक बार समझना है, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। सभी कंडीशंस को एक जैसी ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखोगे कैसे कि एक M1 M2 का द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच लिया, माना वस्तु AB जो वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच में है। जब प्रकाश की किरण वस्तु से, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तब वस्तु AB का
वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब बी डैश सी डैश प्राप्त होता है। तो इसकी कंडीशन भी आपने लिख दी। इतना आपको इसमें से देख करके लिख देना, इसमें से समझ करके। याद करोगे तो हो सकता है भूल जाओ, इसमें से देख देख कर बना बना के लिखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप बिल्कुल भी ना भूलो। तो कंडीशन आपको समझ में आई, जब अनंत और सी के बीच में रखी हो। अब देखिए एक और कंडीशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी के अंदर। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन है, इनको समझते हुए चलना है। देन मूव ऑन। अब देखिए अब क्या कहा मैंने, अब कहा वस्तु जब सी पर रखी हो, सी मतलब अब आप वक्रता केंद्र पर आ चुके हो। वस्तु को मैंने कहा रख दिया वक्रता केंद्र पर, ये आपका है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो कंडीशन तो वही रहेगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष है ये आपका, जब इसकी समांतर चलेगी तो कहां से होकर निकलेगी, फोकस पे से, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण कहां से निकलनी चाहिए, अब हम निकालते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र पे से तो नहीं निकल सकती है। अब कहां से निकलेगी प्रकाश की किरण, अब फोकस पे से निकालते हैं। फोकस पे से निकलेगी तो परावर्तन की कक्षा इसकी क्या हो जाएगी, समांतर। और देखिए कहां जाके मिली है ये किरणें, कहां जाके मिली है अब ये किरणें, देखिए यहाँ पर जाके मिली है, जो कि बिल्कुल वक्रता केंद्र के नीचे है। बिल्कुल क्या है, वक्रता केंद्र के नीचे है। तो अब आपका प्रतिबिंब कैसा मिला, वास्तविक मिला, उल्टा मिला, लेकिन वस्तु के कैसे मिला, आकार का मिला। वस्तु के कैसे मिला, आकार का मिला। कितना आसान है इन सभी को फिगर्स को बनाना, बनाने के बाद इनको लिखना तो इनसे भी ज्यादा आसान रहेगा। अब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर जाता हुआ जा रहा है। अब जैसे मैं सी और एफ के बीच में आऊंगा, यानी कि अब मैं यहाँ पर आऊंगा, तो जब मैं सी और एफ के बीच में आऊंगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, इससे भी थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाएगा, यानी अनंत और सी के बीच में आ जाएगा। जब मैं सी तथा एफ के बीच में होऊंगा तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, सी तथा अनंत के बीच में होगा। वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। सेम एज आप सी और एफ के बाद से फिर आप एफ पर आओगे तो बिल्कुल जी अनंत पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। यानी कि यहाँ से कंडीशन को पकड़ना है, उल्टे हुए करते हुए चलना है। पहले अनंत पे था, फोकस पे आ जाएगा। अब यानी वस्तु अनंत पे रखी थी, प्रतिबिंब फोकस पर। अगर प्रतिबिंब फोकस पर है तो वस्तु कहाँ चली जाएगी, अनंत पर। यानी एक दूसरे के उल्टे हुए बनते हुए आ रहे हैं। तो आई होप आप ये इस कंडीशंस को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आप इन कंडीशन को समझने के बाद आप अच्छे से बना पाओगे और लिख भी पाओगे इनके बारे में। तो गाइस ये कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई भी डाउट अगर इनके बारे में आपको रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब है आपका गोलीय दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध। यूबीएफ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पूछा नहीं जाएगा, पूछे जा सकते हैं। बट आज के जो सेशन है, इससे आने वाले जो सेशन है, इनमें हम न्यूमेरिकल का कोई भी जिक्र नहीं करने वाले हैं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने वाले हैं। इनको जैसे ही आपकी थ्योरेटिकल पार्ट ओवरऑल एंड होता है तब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे और पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए गोलीय दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आप f के बारे में तो जानते हो कि क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब u के बारे में जानते हो, आई होप जितने भी आप देख रहे हो आपको इतना सबको पता होगा कि यूबीएफ क्या होते हैं, क्योंकि पेपर का टाइम ज्यादा नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको सभी को। फिर भी यू क्या होता है आपका, वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी कैसे, दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी होती है आपकी यू, जिसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। बी क्या होता है आपकी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, क्या बताऊं, अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां कहां पर आती है, इस फॉर्मूले के अंदर। शायद आपको पता होगा और मैं आपको बताऊं तो आप शायद मेरे इस कथन से संतुष्ट रहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सही कह रहा हूं। क्या है कि इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि एफ, यू और बी की वैल्यू
कब पॉजिटिव ली जाए, कब नेगेटिव ली जाए। इसकी वजह से पूरा खेल बिगड़ जाता है, न्यूमेरिकल एकदम क्लोज मतलब खत्म। न्यूमेरिकल सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप यू बी एफ की वैल्यू एकदम करेक्ट ना लो। तो मैं आपको बताऊं सिंपल वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। अवतल दर्पण के अंदर एफ बी यू तीनों नेगेटिव रहते हैं। एफ बी और यू तीनों नेगेटिव रहते हैं। सिर्फ v का मान एक कंडीशन में चेंज हो जाता है, जब प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के पीछे बनता है, तब हम इसको सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। उस केस में जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है पीछे बनता है, और ये कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है वस्तु। जो भी अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले जो प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को भी क्लियर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वहां पर जाकर 10 मिनट का जो पूरा ड्यूरेशन था, 10 या 15 मिनट लिए होंगे, मैंने इससे ज्यादा नहीं लिया होगा, इतना मुझे कंफर्म है। 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लिया होगा उसको एक्सप्लेन करने में। 10-12 मिनट के ड्यूरेशन को एक बार और देख ले, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने लास्ट की कंडीशन एक लिखी थी कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में बनती है, तब आपका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे जाकर के बनता है। और दर्पण के पीछे जाकर बनता है तब अवतल दर्पण में बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अन्यथा सभी केसेस में आपकी बी की वैल्यू नेगेटिव होती है। बी की तो यही मतलब नहीं है, अवतल दर्पण के अंदर एफ बी और यू आपको आंख बंद करके नेगेटिव पुट कर देना ही है। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। एफ बी और आर, आर भी इसका नेगेटिव ही होगा डेफिनेटली। जब एफ नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव ही होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार बी पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि दर्पण, कौन से दर्पण के बारे में बात चल रही है। अगर अवतल दर्पण है तो ऑल ओवर नेगेटिव, उत्तल दर्पण है तब क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो गाइस उत्तल दर्पण में आपकी सिर्फ और सिर्फ यू जो है वही नेगेटिव होता है, यू जो है वही नेगेटिव होता है। वी आर और एफ सभी आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव। ओनली सिर्फ यू नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण में आंख बंद करके अगर एफ की बात कर रहा है तो एफ को पॉजिटिव लगा देना है, देन चैप्टर क्लोज। कुछ भी नहीं सोचना है, इधर उधर की फालतू बकवास नहीं करनी है। तो परावर्तन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था वो ओवरऑल कंप्लीट कर चुके। अब बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तक का जितना भी कंसेप्चुअली हो सकता था वो सभी हमने ओवरऑल कंप्लीट कर लिया। इतना ही आपके एग्जाम तक पूछा जाएगा। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो मैंने माध्यम चॉइस किए हुए हैं, एक का नाम है विरल माध्यम, एक का नाम है सघन माध्यम। विरल माध्यम में हम ऐसा मान सकते हैं कि हवा है, एक निर्वात का सा माहौल है, कोई भी इसमें कोई भी सामने कोई भी अड़चन नहीं है, सिर्फ एक विरल माध्यम यानी हवा समझ सकते हो आप। सघन माध्यम में आप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया इसको विरल, इसको मान लिया सघन माध्यम। तो ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे कि पहला माध्यम हमने मान लिया L1, दूसरा माध्यम हमने मान लिया N2। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, वो अपने मार्ग से कैसी हो जाती है, विचलित। जैसे कि प्रकाश की किरण किस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से आनी कैसे चाहिए, जानी कैसे चाहिए थी, ये इसको जाना चाहिए था इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन नहीं गई। कैसा हुआ, इसमें अभिलंब की तरफ, ये क्या है, अभिलंब है आपका, ये आप बिंदु इसको हम अभिलंब बोल सकते हैं, अभिलंब, ये क्या है आपका अभिलंब। तो ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गई। क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गई। ऐसा हो सकता है या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे कि इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित यानी कि या तो इधर चले जाएगी
या फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो जब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब ऐसे जैसे विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। और यहाँ पर दूसरा फिगर बनाया हुआ है मैंने, जिसमें ऊपर वाला सघन माध्यम है और नीचे वाला विरल माध्यम है। ऊपर वाला क्या है, सघन, नीचे वाला क्या है, विरल। तो जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर होती है। जानी कैसी चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन कैसी जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो अभिलंब से दूर होती है। आई रिपीट कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन मिली, हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन मिली कि एक कंडीशन में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, एक कंडीशन में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जा रही है। तो दोनों कंडीशन कुछ ना कुछ तो हमको एक्सप्लेनेशन देंगी, इसके बारे में हम पहले बाद में बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये क्या है, आई, इसको बोलते हैं हम क्या, आपतन कोण। आई को क्या बोलते हैं अपन, आपतन कोण। ठीक है। और ये जो आर है इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे परावर्तन कोण, नहीं, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आपके इस घटना के चेंज हो जाती है। आर की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू आपके ये जो इवेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि पहले परावर्तन हुआ था तो आर का मान हमने, आर की जो वैल्यू बोली थी हमने परावर्तन कोण के नाम पर बोली थी। अब क्या हुआ है, और अपवर्तन हुआ है तो उसको हम अपवर्तन कोण का नाम देंगे। जैसे परावर्तन के अंदर हमने दो नियम पढ़े थे, उसी तरीके से अपवर्तन के अंदर भी दो नियम है। अपवर्तन के अंदर भी दो नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है इसका, सिंपल है बहुत ही ज्यादा, इसके दोनों नियम पूछे जाने के चांसेस है। पहला नियम तो पहले की जैसा ही है जैसा पहले था। क्या था पहला नियम, कि आप यहाँ पर आपतित कोण, सॉरी आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, सॉरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, जैसे पहले भी मैंने लिखा था, आपको परावर्तन के नियम में भी मैंने इसी तरीके से फिगर में से देखकर लिखा था। तो मैं आपको फिगर से इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर फिगर को अच्छे से समझते हो तो इनके जो नियम वगैरह जितना भी इसका फंडामेंटल है आप आसानी से लिख सकते हो। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है गाइस, अब देखिए स्नेल का नियम को समझते हैं। स्नेल का नियम कहता है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं इस जगह पर, इसको बोल के समझाता हूं। स्नेल का नियम कहता है कि आपतित किरण यानी आपतित कोण की ज्या, आई समझ सकते हो, आपतन, ये क्या है, आपतन कोण है, जो आपतन कोण हमने लिखा है इसको आपतित कोण भी कह सकते हैं। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होती है। क्या होती है, नियतांक, एक नियतांक होती है जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़े से इसको रफ करूंगा, फिर मैं आपको इस आई और इस जो ये दोनों कंडीशन है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन दूंगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स वगैरह के अपने से कोई भी किसी भी तरीके की फिकर नहीं करेगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप देख रहे हो अब, और अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिला है
जो नोट्स का जो आपको लिंक नहीं मिला है तो 1-2 दिन के बाद आपके पास मैं अवेलेबल करा दूंगा, अगर आपको प्रेजेंट में अभी नहीं मिल पाया है तो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेगा, नोट्स आपके पास प्रॉपर वे में आपको पहुंच जाएंगे, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको एक और चीज समझाता हूँ इसके बारे में। वो क्या है देखिए, वो ये है कि मैंने अब यहाँ पर एक चीज देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या देखा था कि विरल माध्यम और सघन माध्यम। अच्छा, सघन माध्यम और विरल माध्यम, अच्छा ये दोनों जो चीजें हैं, एक है विरल एक है सघन, एक है सघन एक है विरल। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम की तरफ आई थी तो क्या हुआ था, अभिलंब की ओर झुकी थी, अभिलंब की ओर झुकी थी। ठीक है, अगर ये प्रकाश की किरण एज्यूम करते हैं और समझते हैं अच्छे से, अगर ये प्रकाश की किरण अगर ऐसा समझू मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती, तो ये वाला जो कोण होता आर, जिसको कैपिटल से दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है चलिए स्मॉल से देखते हैं, तो फिर ये वाला कोण कैसा होता, आर होता, अपवर्तन कोण। तो आई और आर आपस में कैसे हो जाते, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर, आई और आर आपस में कैसे होते बराबर, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स के अंदर इस तरीके की फिगर में बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, बट क्या हुआ कि ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई है, तो कोण कैसा बना है, ये आर इतना सा बना है, जो कि आर जो है आई से क्या है, छोटा है, आर जो है आई से क्या है, छोटा है। तो जब आई का मान ग्रेटर देन हो आर से, तब हम कहेंगे कि जो प्रकाश की किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर कब झुक जाती है, जब आई का मान ग्रेटर देन हो आर से, आई के मान क्या हो, ग्रेटर देन हो आर से, तो प्रकाश जो किरण है अविलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अच्छा आई का मान लेस देन हो आर से, तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली देख लेना कि प्रकाश की जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर हटेगी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सघन से विरल क्या था, इससे कंफ्यूजन होती है। तो मैं सिंपल वे में बताऊं कि सघन से जब विरल में जाती है तो आर का मान बड़ा होता है, विरल से जब सघन में जाती है तो आर का मान छोटा होता है। अगर आर का मान बड़ा होगा तो अविलंब से दूर जाएगी, अगर आर का मान छोटा होगा तो अविलंब की ओर आएगी। वेरी वेरी सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अपवर्तनांक, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी। तो अपवर्तनांक को एक्सप्लेन करता हूं मैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं अपवर्तनांक के बारे में। बच्चों को अपवर्तनांक क्यों समझ लीजिए, अपवर्तनांक तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि 98% स्टूडेंट के दिमाग को खा जाता है लेकिन समझ में आ नहीं पाता है। तो आप आज इसको क्लियर करते हैं अपवर्तनांक को, प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अपवर्तनांक क्या चीज है इसको समझते हैं। देखिए अपवर्तनांक क्या है, मैंने अभी आपको स्नेल का नियम बोला था, जिसमें मैंने बोला था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो क्या होता है, आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे n से, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1n2 लिख देते हैं, 1n2। 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए अपवर्तनांक को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, पेन कॉपी साइड से रख दीजिए। वैसे कोई ज्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप चाहो तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल से मतलब है, जो कि मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अपवर्तनांक क्या चीज होती है। देखिए अपवर्तनांक का सीधा सीधा मतलब होता है प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से। अपवर्तनांक का सीधा सीधा सा मतलब इसी चीज से होता है। ठीक है, यानी एक माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी थी, किसी और माध्यम में अगर मैं लेकर जाऊं तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो जो प्रकाश की चाल का डिफरेंस आएगा वो उसके अपवर्तनांक के ही कारण आएगा। जैसे कि मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, तो अगर मैं बात करूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही होती है। अच्छा इसी बात को मैं अगर आपसे ये कहूं कि प्रकाश की चाल बताइए कांच में, या प्रकाश की चाल बताइए पानी के अंदर, तो क्या लगता है पानी के अंदर स्पीड कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, कांच के अंदर स्पीड कम होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो
कम होगा कि नहीं होगा? तो इस जो कम हुई है वो किस कारण से हुई है? किस ना कोई तो विरोध है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है उसके अंदर, कोई ना कोई तो विरोध आ रहा है उसके अंदर जो इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी सीधा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक सीधी सी रोड है, सीधी सी रोड है जिसमें सिर्फ आपको अकेले भागना है, तो आप भागिए, जितना आप दम से, जितना आप प्रेशर से भाग सकते हो, जितना आप शूट कर सकते हो कीजिए, तो आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीधा जितनी आपके अंदर पोटेंशियल होगी उतनी ही तेज आप भाग पाओगे। और ऐसा समझूं मैं कि आप 20 सेकंड में 100 मीटर तक दौड़ पाओगे, 20 सेकंड में या 15 सेकंड के अंदर 100 मीटर तक दौड़ पाओगे। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि आप पूरा अगर रोड खाली है तो आप आसानी से दौड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपको भीड़ वाले इलाके में दौड़ाया जाए तब आपकी स्पीड क्या होगी? अगर भीड़ वाला इलाका होगा तो आप जैसे ही स्पीड में आओगे सामने से कोई आ जाएगा तो आपकी स्पीड में ब्रेक लग जाएगी, फिर उसको सामने से हटाओगे, फिर तेज को चलने की कोशिश करोगे, फिर कोई सामने से आया था फिर ब्रेक लग जाएगी। तो क्या होता है कि आपकी स्पीड पे फर्क पड़ता है जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम मतलब माध्यम चेंज होता है। पहले माध्यम क्या था कि आपके सामने कोई नहीं था, ओनली सिर्फ आप निर्वात में भाग रहे थे, यानी हवा में चल रहे थे आप। ठीक है, हवा थी आपके पास और कोई आपका विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन अब आपका मीडियम चेंज हो गया। अब आपका मीडियम कैसे चेंज हो गया कि आपको भीड़ वाले इलाके में भगाया जा रहा है, तो आपकी स्पीड पे कितना फर्क आएगा? आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ऐसा समझिए कि आप सीधे रोड पर कितनी तेज चल सकते हो, और जैसे ही आप भागकर आए और पानी के अंदर आप जाते हो जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से टिके नहीं रहते अंदर तक। जैसे इस पानी के अंदर जाते हो तो स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से आपका चाल पे फर्क पड़ता है। तो अपवर्तनांक का सीधा सीधा मतलब आपकी स्पीड से निकलता है। तो स्पीड पे डिपेंड करता है, प्रकाश की चाल को कम कर देता है ऑटोमेटिक, यानी आपकी जैसे ही अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप अपवर्तनांक को समझ पाए हो। तो अपवर्तनांक को हम डिसाइड करते हैं, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो हर चीज के लिए डिसाइड होती है कि इतनी इतनी होगी। अब जैसे हीरे की अलग होती है, कांच की अलग होती है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले से ही गिवन में होगी, तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक 1 एंड 2 जिसको शो करते हैं 1 एंड 2 से। 1 एंड 2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको हम लिखते हैं n2 अपॉन n1। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी आती है, मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम कौन सी आती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जी एंड डब्ल्यू। ठीक है, अब जी एंड डब्ल्यू लिखा। अब बच्चे पता किस चीज से परेशान है? बच्चे परेशान है कि इसको साला कैसे लिखा जाए, ए एन जी ऊपर लिखा जाए, ए एन डब्ल्यू नीचे लिखा जाए, कि ए एन डब्ल्यू ऊपर लिखा जाए कि ए एन जी नीचे लिखा जाए। कैसे लिखे साले, इसको लिखे तो लिखे कैसे? मतलब इसको ऊपर कौन सा जाएगा, नीचे वाला हिस्सा कौन सा जाएगा, पर समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं कि ये की चीज क्या है। ये चीज है कि जी जो आगे लग रहा है ना, जी आगे लिख रहा है, डब्ल्यू पीछे लिख रहा है। मतलब जी क्या है, कांच है, डब्ल्यू क्या आपका वाटर है। अगर जी आगे है तो इसका मतलब इसके सापेक्ष मुझे अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जो चीज आगे लिख रही है उसके सापेक्ष ज्ञात करना है, और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है वो हमेशा नीचे रहता है। जैसे जी आगे लिख रहा है तो इसका मतलब ये इसके सापेक्ष ज्ञात करना है मुझे, यानी कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। तो कांच के सापेक्ष तो ए एन डब्ल्यू, सॉरी ए एन जी, तो मैं इसको नीचे लिखूंगा कांच को। पानी के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना होगा, तो राइट लिखने का तरीका ये होगा इसका। जिसके सापेक्ष बात कर रहे हैं वो हमेशा इसके नीचे आना चाहिए, हर में अंश में वो आएगा जिसका अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। वेरी वेरी इजी और आसान समझने में। आई होप आपको अपवर्तनांक वाला कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा। जैसे अब ये लिखा मैंने 1 एंड 2, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो किसका अपवर्तनांक, दूसरे का, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और है अपना, बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, n बराबर c अपॉन b। n बराबर c अपॉन b, ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न करना है। ये होती है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये होती है आपकी प्रकाश की चाल नॉर्मल। ठीक है गाइस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन अगले, सॉरी देन मूव ऑन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया अभी आपको
अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा कि अपवर्तनांक क्या चीज है आखिरकार। और प्लीज गाइस, अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी में मिला है टॉपिक को समझने को, तो प्लीज गाइस इस बात में कोई भी दिक्कत या कोई भी आपको इस तरीके की सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मैं वीडियो को लाइक करूं कि नहीं करूं। वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कर दीजिए। चलिए, एक टॉपिक और है इस अपवर्तन के अंदर, उसको समझने के बाद फिर अपना टॉपिक लेंस वाला चालू होगा और लास्ट आपको मैं 20 मिनट तक और पकड़ के रखूंगा। उसके बाद आपका छुट्टी वाला समय हो जाएगा, मतलब आपको मैं फ्री कर दूंगा कि अब आप आसानी से थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। गाइस 1 मिनट, चलिए फिर आसानी से आप रेस्ट कर सकते हो। 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। देखिए, पहला टॉपिक है क्रांतिक कोण और एक है पूर्णांतरिक परावर्तन। यानी क्रांतिक कोण को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और पूर्णांतरिक परावर्तन को बोलते हैं अपन टोटल इंटरफेरेंस। पूर्णांतरिक परावर्तन को टोटल रिफ्लेक्शन बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से ऐसा ही है कुछ। देखिए, क्रांतिक कोण क्या चीज होती है। अच्छा, मैंने एक चीज समझाई थी अभी आपको 2 मिनट पहले, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यही कहा था मैंने आपसे कि ये सघन है और ये विरल है। प्रकाश की किरण जा रही है तो दूर हटती हुई जा रही है। तो अच्छा, एक काम करके देखते हैं, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर इस सघन माध्यम वाली किरण को धीरे 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 मैं इस तरीके से इधर की तरफ मोड़ता हुआ चलूं। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो प्रकाश की किरण कहां जाएगी, पहले तो ऐसी थी, अब ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी इस तरीके से हो जाएगी। यानी कि जब मैं प्रकाश की किरण को, देखिए मैं ऐसे बताता हूँ, प्रकाश की किरण कैसे जा रही थी, ऐसी। इसको मैं धीरे धीरे इधर की तरफ मुड़काता हुआ चलूं, यानी इधर की तरफ डाउन करूं इधर को, तो ये प्रकाश की किरण इधर वाली जो है थोड़ी और दूर हटेगी विलंब से, और दूर हटेगी और दूर हटेगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, बोले तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये किरण इसी के ऊपर से होकर के निकलेगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये इसी के ऊपर से ही होकर के निकल जाएगी। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इसी के ऊपर से होकर के निकल जाएगी। ऐसी स्थिति जरूर आएगी, क्योंकि जैसे मैं किरण को इधर की तरफ डाउन करूंगा, ये इधर से अभिलंब से और दूर हटेगी और दूर हटेगी, तो कोई ना कोई एंगल तो ऐसा बनेगा यहाँ पर, कोई ना कोई एंगल तो ऐसा बनेगा जहां पर ये वाला जो कोण है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो जो एंगल जहां पर 90 डिग्री बना दे, तो वही जो ऊपर वाला एंगल बनता है वो हमारा फिर आई नहीं रहता, वो हमारा फिर क्या बन जाता है, सी। फिर क्या बन जाता है, सी, जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में बना हुआ है कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। वेरी वेरी सिंपल सी डेफिनेशन। देखिए, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने का हो जाए, 90 का हो जाए, तो आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका एक रिलेशन भी है आपकी अपवर्तनांक के साथ, n बराबर 1 sin c। n बराबर क्या होता है, 1 sin c होता है। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, n बराबर 1 sin c। ये आपको लर्न करना है और याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया कि जैसे जैसे मैं किरण को नीचे की तरफ लाऊंगा, ये इधर की तरफ जाएगी। अच्छा, एक काम और हो सकता है, क्रांतिक कोण तो समझ में आ गया क्या होता है। क्रांतिक कोण वो होता है कि सघन माध्यम में बना हुआ है कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अच्छा, पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में समझे। चलिए, अब ये देखिए, ये तो होगा क्रांतिक कोण। अगर मैं इस वाली जो रे है ना, ये वाली किरण है, इसको थोड़ा सा और डाउन करूं नीचे की तरफ, थोड़ा सा और मैं डाउन कर दूं इसको नीचे की तरफ, तो क्या लगता है कहां जाएगी ये किरण। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ डाउन कर दूं, तो अब तो ये यहां तक आ चुकी थी, अब इसको भी पार कर जाएगी, यानी कि अब ये कहां चली जाएगी, इधर, इधर से आएगी और इधर को चली जाएगी। अब बताइए गाइस क्या हो गया ये, अब क्या बोलोगे, क्या हो गया, अब बोलोगे आप पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन। यानी कि सघन माध्यम में बना हुआ है कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण उसी माध्यम में वापस, विरल माध्यम की जो किरण है उसी माध्यम में लौट जाती है जहां से वो आई थी, यानी सघन माध्यम से आई थी और सघन माध्यम में ही लौटकर चली गई, तो क्या कहलाता है, आपका पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। गाइस, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं लेंस की तरफ।
छोटा सा टॉपिक है लेंस, उसको भी खत्म करने के बाद चैप्टर क्लोज। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हमारा लेंस का टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका लेंस। जैसे हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से लेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत है, जितना दर्पण में था उतना ही लेंस के अंदर है हमको पढ़ने के लिए। देखिए लेंस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस, जो मैंने दो फिगर बनाए हुए हैं वे दोनों तरीके के लेंसों के बनाए हुए हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है गाइस, ये उत्तल लेंस होता है, ये अवतल लेंस होता है। अगर इनकी डेफिनेशन लिखनी चाहोगे तो आप कैसे लिखोगे, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा लेंस जो किनारों पे से पतला होता है तथा बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है। ऐसा लेंस जिसके जो बीच में से पतला तथा किनारों पर से मोटा होता है उसको बोलते हैं हम अवतल लेंस। क्या बोलते हैं उसको, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, जो बीच में से मोटा किनारों पे से सकरा होता है। अवतल लेंस कैसा होता है, जो बीच में से पतला होता है किनारों पे से मोटा होता है, ये अवतल लेंस होता है। इतनी जो अवतल लेंस के बारे में या लेंस के बारे में, अवतल लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उत्तल लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में तुमसे नहीं पूछेगा पेपर में, डोंट वरी रहिएगा। अब टॉपिक आता है अपना प्रकाशिक केंद्र। ये अच्छा टॉपिक है। क्या है प्रकाशिक केंद्र, ये एक बढ़िया टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपसे डेफिनेशन के तौर पर पूछ ले या फिर फिगर सहित पूछ ले, तो आपको डेफिनेशन हो या फिगर हो आपको सिर्फ फिगर से समझना है, डेफिनेशन तो आप खुद बना लोगे, इतना मैं श्योर हूं अगर मैं आपको समझाता हूं तो। देखिए देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर डाली जाती है तो ठीक है, तो एक पॉइंट इसके अंदर बिल्कुल केंद्र में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो बिना अपवर्तन की कक्षा बिल्कुल सीधी निकल जाती है। बेसिकली जब हम किसी लेंस पर प्रकाश की किरण डालते हैं तो उसका अपवर्तन होता है इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, या फिर इस परावर्तन, जैसे कि मैं ऐसी किरण डालता हूं तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे डालता हूं तो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन इस पूरे उत्तल लेंस में, पूरे लेंस में एक सेंटर पॉइंट ऐसा होता है जहां से मैं प्रकाश की किरण डालूं तो वो बिना अपवर्तन के, बिना मार्ग से विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो उस पॉइंट को, उस केंद्र को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। सिंपल अपनी लैंग्वेज में आप बना सकते हो, ठीक है, कि एक ऐसा बिंदु, एक लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को, उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बहुत ही इजी टाइप की डेफिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आए कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेंस के बारे में बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बताता हूँ आपको। और दर्पण और लेंस एक दूसरे में बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर आप दर्पण को अच्छे से समझ गए हो तो इनको कोरिलेट करके समझिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लेंस अलग चीज पढ़ी हमने, दर्पण अलग चीज पढ़ी, एकदम कोरिलेटेड है। वक्रता त्रिज्या जिसमें होती है उस तरीके से सी में होती है, वक्रता केंद्र होता है इसी तरीके से वक्रता केंद्र होता है, इसमें इसमें भी फोकस होता है, उसमें भी फोकस होता है। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस के बारे में, इसके मुख्य फोकस के बारे में। इसमें फोकस दो होते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास था लेंस, सॉरी दर्पण था, ठीक है, ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है, इस तरीके से मैंने मान लिया, ठीक है। तो इसका एक फोकस होगा इधर की साइड, ठीक है, एक फोकस हो जाएगा इसका इधर की साइड। अगर ऐसे में इसको इधर से बना दूं तो इसका, इसके जरिए एक फोकस होगा इधर, इस वाले के जरिए एक फोकस हो जाएगा इधर। तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि लेंस के अंदर दो तरीके की शेप होती है, तो इसमें हमको दो फोकस देखने को मिलते हैं, एक फोकस होगा इधर की साइड में और एक फोकस होगा इधर की साइड में। तो एक को बोलते हैं प्रथम फोकस, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय फोकस। तो इनके फोकस के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना जरूरी है। तो आई होप आपको प्रकाशिक केंद्र समझ में आया। लेंस के बारे में दो तरीके के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसा समझना भी नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी है, बहुत से बच्चे इसको ज्यादा
बड़ा इशू बना लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको सिंपल लेंस कैसे होते हैं, दो तरीके के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, अब प्रकाशिक केंद्र के बारे में समझ लिया। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरण उस बिंदु पर जब जाती है तो बिना अपवर्तन के सीधी उस बिंदु से पार निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है? मुख्य फोकस के बारे में समझते हैं। ठीक है, डाउट कोई भी अगर आपको कोई मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। लेंस के अंदर मैंने अभी आपको बताया, लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं। एक तो होता है प्रथम फोकस, ठीक है, और एक होता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, अब देखिए दोनों फोकस को मैंने अलग अलग डायग्राम में शो किया हुआ है। इसके लिए अलग डायग्राम बनाया, इसके लिए अलग डायग्राम बनाया, लेकिन एक ही के अंदर होते हैं, ये इधर साइड और ये इधर साइड। ठीक है, अब देखिए मुख्य फोकस कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, दो तरीके के फोकस होते हैं। पता कैसे लगाएंगे? देखिए सिंपल है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे। मुख्य अक्ष पर, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ये सेंटर की जो लाइन जा रही है वो मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें इससे जा रही हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो अपवर्तन के पश्चात इसके समांतर हो गई, यहाँ से प्रकाश की किरण गई अपवर्तन के पश्चात इसके समांतर हो गई। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो तो कहलाता है अपना प्रथम फोकस। वेरी सिंपल। और द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अगर मैं इसकी समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को लेंस पर डालता हूं तो अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर सभी मिल जाती हैं, जिस बिंदु पर ये सभी मिल रही है ना, जैसे इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तन हो रहा है इसका, और कहां पर आगे मिल रही है, यहाँ पर। ये अपवर्तन हो रहा है, कहां पर आकर मिल रही है, यहाँ पर। तो सभी किरणें जिस बिंदु पर आकर मिल जाती है वो आपका क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस। तो ये हो गया आपका द्वितीय फोकस, ये हो गया आपका प्रथम फोकस। वेरी और वेरी इजी। अब इसमें आप कहोगे कि फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता केंद्र है, देखिए जो प्रकाशिक केंद्र है ना, ये प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। प्रथम फोकस तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। वेरी वेरी, जैसा आपकी दर्पण में था उसी तरीके से इस तरीके इसमें डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें दो चीज, एक चीज बढ़ गई है। पहले इसमें सिर्फ एक ही फोकस होता था, इसमें दूसरा फोकस भी आ गया था, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फोकसों को मैं एक डायग्राम में शो करता हूं, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले कॉन्सेप्ट को समझने में। देखिए यहाँ पर होता है आपका प्रथम फोकस, यहाँ पर होता है आपका द्वितीय फोकस। इससे अगर आगे की तरफ चलूं तो मैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 2f2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2f1। अब आप कहोगे ये 2f1 और 2f2 कहां से आ गए? देखिए मैं बताता हूँ। अगर मैं दर्पण की बात करूं तो फोकस आएगा, उसके बाद वक्रता केंद्र आएगा। सिंपल है। अगर हम दर्पण में बात करें तो हमने दर्पण में क्या पढ़ा था, फोकस, उसके बाद वक्रता केंद्र आएगा, फोकस उसके बाद वक्रता केंद्र आएगा। लेंस के अंदर हम इनको वक्रता केंद्र ना कहकर 2f1 और 2f2 कहते हैं। बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका ये जो रियल डायग्राम होगा कि एक सिंगल डायग्राम में अगर दोनों को बताना चाहो तो प्रथम फोकस इधर की साइड, द्वितीय फोकस इधर की साइड, ये हो जाएगा आपका 2f1, ये हो जाएगा आपका 2f2। अब इनकी जो कंडीशंस होती हैं, जैसे दर्पण में थी 6 कंडीशन थी, उसी तरीके से इसके अंदर भी इसकी कंडीशंस होती हैं। बहुत ही इजी होती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे मैंने आपको दर्पणों में समझाया था कि जैसे जैसे मैं एक फिगर को इधर की तरफ लेकर आऊंगा तो आपका जो दूसरा इमेज है वो इधर की तरफ मूव करती हुई धीरे धीरे आती हुई चलेगी। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा वो इधर की ओर खिसकती हुई चलेगी। सेम कंडीशन दर्पण की तरह है उत्तल लेंस में भी। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं उनको डिस्कस करता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम सिर्फ दर्पण से कोरिलेट करेंगे जिससे हमको आसानी से समझ में आ सके। प्रथम फोकस आपने समझा, द्वितीय फोकस भी आपने समझा, इसकी डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछ सकता है। देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर दो फिगर को शो किया हुआ है। ठीक है,
दो फिगर मैंने शो किए हुए हैं इस जगह पर। पहली कंडीशन है आपकी, एक मिनट, ए और बी, ये हो जाएगा आपका ए डैश और बी डैश। चलिए देखिए, पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, जब प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको सीधी निकाल दिया। और जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से जाती होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, तो हमने पढ़ा जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस पर से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मैंने मुख्य अक्ष को इसके समांतर कर दिया। तो किरणें कहां पर मिल रही है, द्वितीय फोकस पर। किस पर, द्वितीय फोकस पर, यानी F2 पर जाकर के मिल रही है। तो हमारा अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब बन कहां रहा है, F2 पर। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहां जाकर बनता है, F2 पर। वो भी कैसे बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब दूसरी कंडीशन में जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में, अब अनंत थे मैंने क्या किया, इस वस्तु को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाया, जैसे मैंने दर्पण में किया था ना, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो फिर उसके बाद कहां रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में रखी हो, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, धीरे धीरे आगे की ओर खिसका कर लाऊंगा मैं अपनी वस्तु को। तो मैंने आगे की ओर खिसकाया, यानी कि 2f1 ये है अनंत, आप यहां मान सकते हो ये है आपका अनंत, इसके बीच में मैंने इस वस्तु को रख दिया। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, F2 से होकर निकाल दी। और जब जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी। तो अब हमारी किरणें कहां जाकर मिली, अब हमारी किरणें यहाँ पर मिली, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहां बना, अब हमारा F2 और 2f2 के बीच में। अब प्रतिबिंब कहां बना, F2 और 2f2 के बीच में। अब आप देखिए कि जब वस्तु हमारी बहुत दूर थी तब हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल F2 पर था। जैसे ही मैं वस्तु को थोड़ा सा आगे लेकर आया, यानी 2f1, अभी मैं प्रॉपर 2f1 पर नहीं आया, अनंत और 2f1 के बीच में रखी है, यानी कि थोड़ा सा आगे लेकर आया हूं, तो प्रतिबिंब हमारा थोड़ा सा खिसक गया। तो F2 से, और ये क्या होता है इसके आगे होता है आपका 2f2। तो F2 और 2f2 के बीच में आ गया प्रतिबिंब। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रॉपर 2f1 पे लाऊंगा प्रतिबिंब वस्तु को। अब मैं प्रॉपर 2f1 पे यहाँ पे रख दूंगा तो इसको, तो ये प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा बताइएगा। तो एग्जैक्टली आपका सही आंसर होगा, आपने सही सोचा होगा कि आपका अब ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 2f2 पे। और जैसे ही मैं इस 2f1 और इसके बीच में लाऊंगा तो इससे थोड़ा सा और, यानी कि जैसे जैसे मैं इस वाले प्रतिबिंब को इसके पास लाता हुआ चल रहा हूँ वैसे वैसे ही प्रतिबिंब जो है आपका इमेज जो है धीरे धीरे दूर हटती हुई आगे की ओर चली जाएगी। इसी कंडीशन को फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं करना, बस याद रखना है कि कहां पर आ चुके और कहां पर हमको फॉलो कर, मतलब उसको भेजना है। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं दो फिगर में और शो करके बताता हूँ, ठीक है। आपको दो फिगर में और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से आपको इसी इन्हीं दो एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा कि इससे आगे की फिगर अब कैसे बनने वाले हैं। सिंपल है, मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये वाला प्रतिबिंब यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, फिर मैं इसको इन दोनों के बीच में लाऊंगा तो इससे भी थोड़ा सा दूर चला जाएगा, फिर जब इन दोनों के बीच में लाऊंगा तो बिल्कुल अनंत पर जाकर के पहुंच जाएगा। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसको, यहीं पर ही इसको मिटाता हूँ। वेरी वेरी सिंपल, इनकी फिगर्स को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब फिगर बनाना सीख गए तो इनकी थ्योरी लिखना आप आसानी से सीख जाओगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो मैंने बता दिया। चलिए दो फिगर मैंने और शो किए हुए हैं, अब आप देख के बताइएगा कि इनकी फिगर का कॉम्बिनेशन आपने सही सोचा था कि नहीं। वैसे मेरे हिसाब से आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा इसको क्या फंडामेंटल है। अब मैंने क्या कहा था कि जब मैं प्रॉपर वस्तु को कहां रख दूं, 2f1 पर, तो जब 2f1 पर रखूंगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां जाकर बनेगा, 2f2 पर। प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के निकाल दी, और जब प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां बन गया आपका, 2f2 पे। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से थोड़ा छोटा बनेगा, अभी तो बराबर का नहीं होगा, एक मिनट में, हाँ बराबर का होगा, इसके सेम साइज का होगा, इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा। एक मिनट,
हाँ आवर्धित होगा बड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं 2f1 पर आया तो प्रतिबिंब आपका कहाँ चला गया 2f2 पर। अब क्या करना है, अब 2f1 और f1 के बीच में रख देनी है वस्तु को, 2f1 और f1 के बीच में। तो जब 2f1 और f1 के बीच में वस्तु आ जाएगी तो कंडीशन तो वही रहेगी, प्रकाशित के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है, f2 से होकर जाती है, और प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशित किरणें सीधे निकल जाती है, इसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता। तो बस जो किरणें हैं कहां पर जाकर मिल रही हैं, f2 और 2f2 से भी आगे जाकर मिल रही है। इसका मतलब 2f2 और अनंतता, अनंतता यानी अनंत, 2f2 और अनंतता के बीच में आ गया प्रतिबिंब, 2f2 और अनंतता के बीच में आ गया। अब इस वाले फिगर को, इस वाले को अगर मैं f1 पर रख दूं तो ये प्रॉपर कहां चला जाएगा, बिल्कुल अनंत वाली कंडीशन में जाकर के पहुंच जाएगा। अगर इसको मैं यहां लिख दूं तो बिल्कुल अनंतता पर ही जाकर के पहुंच जाएगा। तो वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझना है, अनंत पर रखी हुई वस्तु है तो f2 पर आ जाएगा, उनके बीच में आऊंगा तो इसके बीच में आ जाएगा, उसके प्रॉपर उस पर आ जाऊंगा तो वो प्रॉपर f2 पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाऊंगा तो 2f2 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा प्रतिबिंब, और बिल्कुल f1 पर आ जाऊंगा तो ये बिल्कुल अनंत पर ही पहुंच जाएगा। इनको समझना कितना आसान है वैसे आप ये समझ लीजिए कि इसमें कैसा हो रहा है। इसमें मैं लेंस के जैसे जैसे पास जा रहा हूँ वो प्रतिबिंब लेंस से इतना ही दूर चलता हुआ जा रहा है। वेरी वेरी इजी, प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया अपना लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र को समझते हैं और सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से और क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट और कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। चलिए लेंस का सूत्र क्या होता है अपना, वही होता है जो दर्पण का था, कुछ भी अलग नहीं है, 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, बस उसमें प्लस था इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। f क्या है अपनी फोकस दूरी, f क्या है फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। साइन कन्वेंशन वैसा ही है जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा था, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो आप ये क्या है अपना अपना इस चैप्टर का एंड हो गया, इस चैप्टर का अपना बिल्कुल एंड हो गया। इसमें कोई भी टॉपिक अब नहीं रहा, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को हमने बहुत ही अच्छे से और इतनी अच्छे से समझाया कि अगर आपने बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एक शूट में अगर आपने पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को क्या करती है, वो 6 कंडीशन है जिनको समझना थोड़ा सा टफ होता है। मैंने आपको वो कंडीशंस इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर किसी ने थोड़ी सी भी एकाग्रता से इस वीडियो को देखा है तो वो कंडीशन उसके दिमाग में ऐसे सेट हो गई होंगी कि उसको कोई भी अब किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो अगली वीडियो आपकी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अगला चैप्टर आने वाला है आपका, यानी कि आपके 4-5 चैप्टर 4-5 वीडियोस के अंदर आपके पूरी फिजिक्स का पूरा निचोड़ जो है आपके हाथों में दे दूंगा, और आप अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेते हो तो आप ये समझ लीजिए आपकी कंप्लीट फिजिक्स कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी और आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी फिजिक्स के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ गाइस। अभी तक किसी भी अपने स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।